हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया का जो सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया है वो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या है, रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, देन एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया जिसमें कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस हम कवर अप कर चुके हैं। टेन्योर मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से एंड पर्पस मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्रेडिट मतलब यहाँ पर है कि लोन लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है। एग्रीकल्चरल क्रेडिट, एग्रीकल्चरल लोन। नाउ यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं उनको भी, जैसे हम लोगों को अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, अगर कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो उसे कैसे लोन लेना पड़ता है बैंक से, या कोई अपना घर परचेज कर रहा है तो वो लोन लेता है। तो उसी तरीके से जो फार्मर्स होते हैं उन्हें भी क्रेडिट अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, उन्हें भी लोन लेने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दो सोर्सेस है एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया के, टू सोर्सेस है। एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है जो कि काफी पॉपुलर है हमारी कंट्री में, एंड द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। तो यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब क्या है, तो द नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मतलब यहाँ पर फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। गाँव में जो है रूरल क्रेडिट मतलब रूरल एरियाज में जो लोन लिया जाता है वो बेसिकली नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के थ्रू जो है फार्मर है, छोटे स्मॉल आर्टिसंस है, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो लोग लोन जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के थ्रू लेते हैं। जहाँ हमारे इंडिया में 40% जो टोटल क्रेडिट है इंडिया का वो रूरल क्रेडिट है। दैट इज द रूरल नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के थ्रू वो क्रेडिट जो है लोन वो अवेल किया, वो जो है लोन लेने वाले एग्रीकल्चरर्स, आर्टिसंस वगैरह 40% लोन जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के थ्रू लेते हैं। नाउ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है वो लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज बाय द नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स जो है, लेंडर्स मतलब जो पैसा उधार में देते हैं, यूजुअली वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, वेरी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है कंपैरेटिव टू इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नाउ यहाँ पर द लैंड और अदर एसेट्स, लैंड एंड जो अदर एसेट्स है वो इनको अपने गिरवी रखने पड़ते हैं। कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब उन्हें मॉर्गेज करने पड़ते हैं, अपने जो प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है, लैंड है, वो मॉर्गेज रखना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है लेंडर्स के पास में, जिनसे वो लोन लेते हैं उनको गिरवी रखना पड़ता है उनके पास में अपनी प्रॉपर्टीज के पेपर, एसेट्स वगैरह। देन इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है आर एज फॉलोज। तो मनी लेंडर्स, अभी मनी लेंडिंग का जो बिजनेस है वो आरबीआई ने बैन कर दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर दिया मनी लेंडिंग के बिजनेस को। तो मनी लेंडिंग हैज बीन अ वाइडली प्रेवलेंट प्रोफेशन है, गांव में ये काफी पॉपुलर प्रोफेशन है, स्प्रेड बहुत ही स्प्रेडेड है ये जो मनी लेंडिंग का, कि जो जमींदार वगैरह जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग उधार में पैसा देते हैं और हाई इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज के लोगों से, देन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर से वो लोग हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। नहीं, अभी ये लोन जो है वो उनके कौन से बेसिस पे देते हो, तो उनको जो है अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर रखनी पड़ती है एज अ सिक्योरिटी, अपनी मॉर्गेज रखनी पड़ती है, मतलब गिरवी रखनी पड़ती है अपनी प्रॉपर्टी, अपना गोल्ड, अपना लैंड गिरवी रखना पड़ता है मनी लेंडर्स के पास में। तो ये काफी ही पॉपुलर एंड स्प्रेडेड प्रोफेशन है गाँव में, जहां पर पैसे वाले जो है मनी लेंडर्स है वो क्या करते हैं, पैसा उधार देते हैं। तो द मनी लेंडर्स चार्ज ह्यूज रेट, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी हाई लेते हैं। ऑब्वियसली कोई भी अपना पैसा है, मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपया उधार लिया, तो 1 लाख रुपया वो 10 साल बाद या 5 साल बाद अगर मनी लेंडर को दे रहा है तो वो एक्सेप्ट करेगा क्या? उसे उसकी फ्यूचर रेट चाहिए, राइट, प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, प्रेजेंट वर्थ के हिसाब से उसको उसके फ्यूचर में मतलब उसके पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है वो उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगा ही।
एंड साथ ही में वो प्रॉपर्टीज के पेपर वगैरह हो गए या कोई गोल्ड है एक्सपेंसिव जो उनके थिंग्स है उनको वो कल्टीवेटर्स को उसके पास मॉर्गेज रखने पड़ते हैं मनी लेंडर्स के पास अपनी प्रॉपर्टी लैंड या एक्सपेंसिव गोल्ड सिल्वर वगैरह उन्हें उधार पैसा लेना है तो क्या करना पड़ता है मॉर्गेज रखना पड़ता है मतलब गिरवी रखना पड़ता है जिसे हम कोलैटरल सिक्योरिटी भी बोलते हैं अगेंस्ट एसेट अगेंस्ट द लोन टू कीप द एसेट अगेंस्ट लोन के अगेंस्ट है ना एसेट रखना पड़ता है। नाउ यहाँ पर अदर प्राइवेट सोर्सेस भी है गांव में अदर प्राइवेट सोर्सेस भी है जो कि पैसा उधार में देते हैं जैसे कि ट्रेडर्स है जो बिजनेसमैन है देन लैंडलॉर्ड्स है जो जमींदार है देन कमीशन एजेंट्स है तो ये लोग भी जो है पैसे उधार देते हैं और ये भी इसी तरीके से जैसे मनी लेंडर कैसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है वैसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं हाई इंटरेस्ट रेट इनकी जो इंटरेस्ट रेट की वैल्यू है वो काफ़ी हाई होती है। देन कभी कभार क्या होता है अच्छी दोस्ती होती है अपने रिश्ते नाते वाले जो लोग हैं उनसे भी कभी कभी जो है क्रेडिट ले लिया जाता है मतलब लोन का पैसा ले लिया जाता है। अब आप लोग सोचोगे कि ये क्रेडिट जब हम अकाउंट्स में आते हैं तो क्रेडिट डेबिट की एंट्रीज के ऊपर आ जाता है क्रेडिटर्स आ जाता है जो सप्लायर होता है मतलब कितने सारे टर्म्स है। यहाँ पर आपको क्रेडिट वर्ड मतलब आपको लोन कर इसे रिलेट करना कि भाई क्रेडिट मतलब लोन फ्रॉम रिलेटिव्स लोन फ्रॉम फ्रेंड्स ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपको ये कॉन्सेप्ट्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हम क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर अभी गिवर है रिलेटिव्स है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे उसके नाम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये सब बिजनेस वाली लैंग्वेज हो गई। यहाँ इकोनॉमिक्स में क्रेडिट जब हम यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं क्रेडिट तो यहाँ पर लोन की बात हो रही है कि भाई क्रेडिट मतलब लोन तो यहाँ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से जो है वो फार्मर्स है जो कल्टीवेटर्स है वो लोन लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें हम रूरल डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हम एग्रीकल्चरिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको स्टडी कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर जो लोन है लोन के बारे में जो बात हो रही है तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट के सोर्सेज कौन से हैं वो हमें जानना बहुत जरूरी है। अभी गवर्नमेंट ने इनकी प्रॉपर्टीज बचाने के लिए इन्हें मॉर्गेज में प्रॉपर्टी रखनी पड़ती है मनी लेंडर्स के पास कभी कभी इनकी प्रॉपर्टी स्क्विज भी हो जाती है सीज भी हो जाती है मतलब सीज कर लेते हैं मतलब वो अगर वो लोग रीपेमेंट नहीं कर पाते अपने लोन का अपने क्रेडिट का रीपेमेंट नहीं कर पाते तो जमींदार जो है उनकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर लेते हैं राइट। तो ये सब चीज़ों को हटाने के लिए इसे इरेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की फैसिलिटी लेकर आई गांव तक उन्होंने लोन की फैसिलिटी फार्मर्स के लिए प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है जैसे कि द जनरल पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चरल क्रेडिट हैज बीन वन प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एम्ड एट प्रोवाइडिंग टाइमली एंड एडिक्वेट समय रहते हुए और जितने लोन की फार्मर को जरूरत है उतना लोन उन्हें रिसीव हो जाए इस वे में गवर्नमेंट ने काम किया इस तरीके से गवर्नमेंट ने काम किया कि उनको टाइमली अपने समय पर जब उनको जरूरत है लोन की उस समय पर उनको उनका लोन का पैसा रिसीव हो जाए और जितना लोन चाहिए उतना उन्हें रिसीव हो जाए ताकि इसका बेनिफिट एक्चुअली क्या होगा क्या फायदा है। तो यहाँ पर जो फायदा है कि वो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा जो प्रोडक्टिविटी होगी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो इंक्रीज होगा क्योंकि फार्मर्स को अगर सही समय पर और सही तरीके से लोन मिल जाए प्रोडक्टिव लोन हम यहाँ पर बात कर लेते प्रोडक्टिव लोन के हिसाब से कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हम इसको प्रोडक्टिव लोन के हिसाब से बात कर लेते कि भाई जो फार्मर है वो लोन ले रहा है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए ले रहा है तो ये इकोनॉमिकली जस्टिफाइड लोन हो जाता है जहाँ पर परचेस ऑफ ट्रैक्टर हो गया लैंड हो गया सीड्स इन सब में पैसे को खर्च करता है वो जो लोन का पैसा लेता है तो उससे ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है समझने वाली बात है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी है दैट इंक्रीजेस वो इंक्रीज हो जाती है एंड प्रोवाइडिंग बेटर एक्सेस टू द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। और साथ ही है ना जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स है एंड जो पुअर सेक्शन वीकर सेक्शन है जो रूरल एरियाज में उनको आसानी से जो है बेटर फैसिलिटी रिसीव हो जाए कि जब भी उन्हें लोन की रिक्वायरमेंट हो वो ये जो इंस्टीट्यूशंस है जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं
गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं फॉर द टू गिव द क्रेडिट टू द फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, तो वो उनके हाथों तक भी पहुंचे, छोटे और जो लैंडलेस फार्मर्स है, वीकर सेक्शंस है गाँव के, उनको भी रिसीव हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? टू एनेबल देम टू अडॉप्ट, ताकि वो लोग जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना मतलब उसका फायदा हमें ही है भाई। हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा होगा तो उसका बेनिफिट हमारी कंट्री को है, हमारी इकोनॉमी को है। इसीलिए गवर्नमेंट भी जो है इस दिशा में काम कर रही है कि जो बेनिफिट्स है वो मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स एंड वीकर सेक्शंस को भी रिसीव हो, क्योंकि सबका विकास होना जरूरी है। सबका साथ सबका विकास, यहाँ पर वो बात आ गई कि भाई सबका विकास जरूरी है। अगर सब का जो लाइफस्टाइल डेवलप होगा, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, गांव में रहने वाले छोटे बड़े जितने भी फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, वीकर सेक्शंस है, आर्टिसंस है, उन सबका जब भी विकास होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होगी। तो गवर्नमेंट इसी दिशा में काम करेगी भाई वो लोग भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड इम्प्रूव्ड जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो अडॉप्ट कर सके, वो HYB सीड्स परचेज कर सके, ट्रैक्टर परचेज कर सके, वो कल्टीवेशन के लिए उन्हें जो भी रिक्वायरमेंट है वो उनकी फुलफिल हो जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो लोन प्रोवाइड करके दे रही है, ताकि ये उनका मेन जो है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के थ्रू उन तक लोन का पैसा पहुंचाने का काम है जो गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पर फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, कुछ टाइप दिए हुए हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। तो जिसमें सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने लेकर आया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। तो ये जो है एब्रीविएशन है नाबार्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको स्टडी कर लेना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो है मेन एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, मेन हेड हो गया जो कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है, मतलब लोन प्रोवाइड करता है, लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है रूरल एज वेल एज रूरल डेवलपमेंट के लिए एंड साथ ही एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करके देने का ये जो नाबार्ड है वो काम करते हैं। अभी नाबार्ड का सेटअप कैसे हुआ, किसने इसको सेटअप किया, इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो किसने किया, तो ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि इसका जो पीछे किसका हाथ था इसको प्रमोट करने का। जैसे किसी भी कंपनी को सेटअप करने के लिए प्रमोटर्स कैसे होते हैं, तो यहाँ पे हाईएस्ट जो टॉप जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो नाबार्ड है, जो कि प्रोवाइड करती है फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, इसका जो सेटअप है वो जुलाई 12 जुलाई 1982 को हुआ विद द पेड अप कैपिटल, मतलब इसमें 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए। इस बैंक को सेटअप करने के लिए 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है फंडिंग हुआ, पेड अप कैपिटल आया। तो जिसमें से 50% 50-50 हुआ, 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है इसमें, मतलब 100 करोड़ में से 50 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 करोड़ दिया। तो मतलब 100 करोड़ की लागत के साथ में ये जो नाबार्ड है उसका सेटअप हुआ इन द ईयर 1982 ऑन 12th जुलाई। नाउ नाबार्ड इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, मतलब टॉप इंस्टीट्यूशन है इन रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर, जो कि लोन प्रोवाइड करते, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। साथ ही गांव में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जो छोटे छोटे बिजनेस इंडस्ट्रीज है, जो अलाइड जो एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर से अलाइड जो एक्टिविटीज है उसी के बेसिस पे जो सेटअप किए गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तो उनको भी क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम नाबार्ड करते हैं। देन कॉटेज इंडस्ट्रीज, आप लोगों ने सब OCM में पढ़ा होगा कि कॉटेज इंडस्ट्रीज जो बेसिकली घरों में सेटअप होता है इसमें कैपिटल जो है वो लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि ज्यादा बाहर के कोई भी यहाँ पर काम करने वाले नहीं होते, सब फैमिली मेंबर मिलकर यहाँ पर जो है अपने बिजनेस को रन करते हैं। एंड विलेज इंडस्ट्रीज, गांव में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, हैंडीक्राफ्ट वर्क एक्सेट्रा, इन सबको प्रमोट करने के लिए नाबार्ड जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब लोन फैसिलिटी। नाउ इनिशियली 50% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था एंड 50% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था, मतलब 50 करोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एंड 50 करोड़ जो है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया। अभी जो पेड अप कैपिटल है 100 करोड़ से शुरुआत हुई थी इस बैंक इन द ईयर 1982 में।
1982 में 100 करोड़ से शुरुआत हुई थी और हम नोटिस करेंगे कि 36 सालों में इसका जो पेड अप कैपिटल है वो इंक्रीज होकर 10,580 करोड़ हो गया। कितना हो गया? 10,580 करोड़। अब आप सोचिए कितना, मतलब यहां पर जो है, यहां पर अराउंड 1005 मल्टीपल्स हो गए। यहाँ पे 100 करोड़ से सीधा 10,580 करोड़ हो गया। ऑन 31 मार्च 2018 ये रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चला कि भाई 10,580 करोड़ का पेड अप कैपिटल अभी नबार्ड के पास है। एंड इसी के साथ एक और चीज है कि इनिशियली भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी इसमें शेयर था, राइट, कंट्रीब्यूशन था, शेयर था। अभी क्या है कि ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही कैपिटल कंपोजिशन इसके अंदर है। मतलब जो कैपिटल कंपोजिशन था 50-50 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मतलब ये नबार्ड का सेटअप किया था। अब जो है रिवाइज्ड डेटास के हिसाब से द कंपोजिशन ऑफ शेयर कैपिटल बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई जो है आरबीआई नाउ नबार्ड जो है, अब जो नबार्ड है वो फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में इसका कंट्रोल है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से का इसमें कोई हक नहीं है। अभी नबार्ड जो है टोटली फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी ओनर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी ओनर है, सेंट्रल बैंक नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। नाउ सेकेंड यहाँ पर जो पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो रूरल कोऑपरेशन क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ये एक और इंस्टीट्यूशन का सेटअप हुआ। एक और इंस्टीट्यूशन मतलब आप देखिए ना, जैसे आपकी कॉलेज एक इंस्टीट्यूशन है, राइट, तो ग्रुप ऑफ पीपल उसे रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल सोर्स। मतलब इंस्टीट्यूशनल सोर्स मतलब जिसे गवर्नमेंट ने जिसे अलाउड किया है अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ये रन करते हैं। तो 10 रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हमारी आरबीआई के अंडर ये काम करते हैं। तो द रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। तो यहाँ पर इन्हें बाय द लॉ ये अलाउड है। मनी लेंडिंग के बिजनेस को बंद कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इस पे बैन लगा दिया है। लेकिन रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस ये सब के लिए गवर्नमेंट जो है तैयार है कि भाई आप लोग सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कीजिए एग्रीकल्चरिस्ट को, क्योंकि हमारी जो अराउंड 69% जो पॉपुलेशन है वो गांव में बसती है। और वो जो वहां पर जो उनका ऑक्यूपेशन है वो बेसिकली एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज ही है। तो इसीलिए उनको लोन, उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना जरूरी है। तो रूरल जो कोऑपरेटिव्स है इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स में। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जो है छोटे समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए ये लोन प्रोवाइड करती है, रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करती है, मतलब रूरल लोन प्रोवाइड करती है। एंड ये 3 टायर स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, मतलब इसका जो 3 लेवल पर, 3 टायर मतलब 3 लेवल स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेवल का है। 3 लेवल्स आर देयर। तो 3 लेवल्स आते हैं। पहला लेवल है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज PACs। तो ये लोकल लेवल पर, विलेज लेवल पर, लोकल लेवल पर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज PACs। ये बैंक्स के नाम हो गए, क्रेडिट सोसाइटीज के नाम हो गए जो लोन प्रोवाइड करती है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DCCB, जिसका एब्रीविएशन है DCCB, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स दैट इज SCB, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो 3 लेवल है इसका शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स का। वेयर एज हम नोटिस करेंगे कि जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, दीज कोऑपरेटिव्स मीट लॉन्ग टर्म, लंबे समय की, लंबे अवधि के लिए ये जो है लोन प्रोवाइड करती है। लंबे समय के लिए लोन मतलब यहाँ पर ये मोर देन 5 years वाला लोन लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करती है फार्मर्स को एंड अदर जो आर्टिसंस वगैरह है तो उनको। तो दीज कोऑपरेटिव्स मीट लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर्स एंड आर ऑर्गेनाइज्ड एट 2 levels। ये 2 levels पे 2 टायर स्ट्रक्चर है लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स का। एक वर्क करती है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। तो ये जो बैंक है ये विलेज लेवल पर ऑपरेट है। इट इज ऑपरेटेड एट विलेज लेवल पर ये काम करती है।
एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, मतलब इसकी कोई ब्रांचेस नहीं है। इट इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, मतलब इनकी कोई ब्रांचेस नहीं है। वेरेज ये जो सेकेंड टाइप है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, इनके ब्रांचेस है। ब्रांचेस अलग अलग गांवों में फैले हुए हैं। जैसे कि आप देखोगे कि आईसीआईसीआई बैंक, अगर आप देख रहे हो तो आईसीआईसीआई बैंक आपको कई जगह पे दिखेंगे, तो मतलब वो ब्रांचेस है उनके। तो दीज बैंक्स ऑपरेट एट स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे ये बैंक जो है वो ऑपरेट है, मतलब काम करती है। और ये काम कैसे करती है, तो दे आर वर्किंग थ्रू ब्रांचेस इन डिफरेंट विलेजेस, अलग अलग गाँव में उनके ब्रांचेस स्प्रेडेड है। स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स के, तो उनके थ्रू ये काम करती है, ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स है, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। नाउ थर्ड जो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ने इनको बाय द लॉ दीज बैंक्स आर अलाउड, दीज बैंक्स कैन प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज। नाउ कमर्शियल बैंक्स दैट इज सीबीएस प्रोवाइड रूरल क्रेडिट, ये रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करती है बाय एस्टैब्लिशिंग, इन्होंने भी अपने ब्रांचेस जो है वो रूरल एरियाज में सेटअप करके रखे हुए हैं, अपने ब्रांचेस ओपन किए हुए हैं। देन फोर्थ वन जो है वो है रीजनल रूरल बैंक्स, दैट इज आरआरबीज। रीजनल रूरल बैंक्स जो है आर स्पेशलाइज्ड बैंक्स, ये स्पेशलाइज्ड बैंक्स है जिनका सेटअप जो है आरआरबी एक्ट 1976 के तहत हुआ है। अंडर द एक्ट 1976, आरआरबीज एक्ट 1976 के अंडर इसका सेटअप हुआ है रीजनल रूरल बैंक्स का। ये भी क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करती है, जो गांव में स्पेशली ये जो है रूरल पुअर, गांव में जो गरीब पॉपुलेशन है उनकी जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करती है। कैटर टू द नीड्स मतलब फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंस, जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है। तो आरआरबीज आर सेटअप एज अ रूरल ओरिएंटेड, तो इसीलिए हम इनको बोलेंगे कि ये जो आरआरबीज है रीजनल रूरल बैंक्स है, इनका जो मेन मोटो है जो वो है कि भाई गाँव को डेवलप करना है। रूरल ओरिएंटेड कमर्शियल बैंक्स हो गए ये, जो कि विद द लो कॉस्ट प्रोफाइल, इनका जो प्रोफाइल है वो लो कॉस्ट है, लेकिन ये जो काम करने का तरीका है इनका, मतलब वो इनका प्रोफेशनल एकदम यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से एंड मॉडर्न आउटलुक के थ्रू ही काम होता है। जैसे कि कमर्शियल बैंक्स का ये मॉडर्न आउटलुक हो गया, एक नया रूप हो गया कमर्शियल बैंक्स का, क्योंकि ये लाइक अ कमर्शियल बैंक ओनली दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रूरल पुअर, उनकी डिमांड को, उनकी रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करते हैं, इसलिए इसको रूरल ओरिएंटेड कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। किसको? आरआरबीज को, रीजनल रूरल बैंक्स को। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट देयर आर मेनी मोर, बट हमारे सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर अभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस दैट इज MFIs, तो बैंक्स ऑफर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स फॉर रूरल क्रेडिट के लिए जो है ये लोग कंसेशनल रेट पे क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। दिस बैंक ऑफर्स कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, MFI जो है वो कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड करते हैं, मतलब डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट पे रूरल क्रेडिट गांव में जो स्मॉल फार्मर्स है और जो दे आर अनेबल टू एक्सेस देम, वो लोग जिनके पास में बोरो करने के लिए उनके पता नहीं होता कि भी कौन से बोरोवर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, बोरोवर एंड प्रोसीजर्स जो डिफिकल्ट जो लेंदी प्रोसीजर्स है उनको जो कॉप अप नहीं कर पाते, मतलब डिले हो जाता है जब उनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है और उनको पेपर और डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर्स ये सब जब लेंदी लगते हैं तो वो लोग फिर जो फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, वो लोग अप्रोच नहीं करते, दे डोंट अप्रोच टू दी जो बैंक्स को तक पहुंचते नहीं है। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है ये स्मॉल फार्मर्स को जो नहीं पहुंच पाते हैं उन तक ये पहुंचते हैं, और जिनको हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं पे करना है, मतलब हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब ये लोन वगैरह जो सैंक्शन होने के पहले काफ़ी चार्जेस होते हैं, जो बैंक के अपने सर्विस चार्जेस वगैरह होते हैं, ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह होते हैं, तो ये इन सबको अवॉइड करने के लिए जो ये स्मॉल फार्मर्स होते हैं लेंदी प्रोसीजर्स वगैरह की वजह से ये लोग मनी लेंडर्स पर तक पहुंच जाते हैं, इसलिए मनी लेंडिंग के बिजनेस को तो बैन किया ही है गवर्नमेंट ने, साथ ही साथ है ना ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है ये स्मॉल फार्मर्स तक पहुंचकर उनको लो रेट पर जो है लोन प्रोवाइड करने का काम करती है, बहुत
यहाँ पर लिजिटिमेट एंड इलीगल जो चार्जेस, कभी कभी क्या करते हैं कि बाय द लॉ जो हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसके अंदर क्या इंक्लूडेड होता है, बाय द लॉ जो चार्जेस लेने वो चार्जेस, और साथ साथ में इलीगल चार्जेस भी कभी कभी ले लेते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स इसको अवॉइड करने के लिए वहां तक पहुंचते नहीं है, तो उन्हीं को हेल्प आउट करने के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन काम करती है। और बहुत सारे नॉन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो जिसे हम एनजीओज बोलते हैं, एनजीओज वो भी लोन प्रोवाइड करते हैं, आर प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव मीन्स टू एनहांस द एक्सेस टू क्रेडिट बाय पुअर सिंस मिड 70s से बहुत सारे एनजीओज भी काम कर रहे हैं इस दिशा की तरफ कि भी जो गरीब है, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, स्मॉल फार्मर्स है, उन तक लोन की फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए, उनको भी सही दाम पर सही रेट पर उन्हें लोन रिसीव होना चाहिए ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इंप्रूव, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इंप्रूव, देन ऑटोमेटिकली आवर रूरल डेवलपमेंट will take place. Our rural development will take place means automatically our country's economy will become strong, and our economy will become strong. That means we will stand strongly in the international market as well. तो इसीलिए क्या है कि काम जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि सबको बेनिफिट्स रिसीव हो। ऐसा नहीं है कि एक ने ही अपना बेनिफिट देख लिया और दूसरे का क्या है कोई मतलब नहीं है किसी से, ऐसा नहीं होना चाहिए। फार्मर्स तक भी लोन की फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो है इन द ईयर 1982 में नाबार्ड का सेटअप किया था। उसके बाद में जो है अदर बैंक्स जो रूरल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस वगैरह, देन लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ गए, कमर्शियल बैंक्स आ गए, रीजनल रूरल बैंक्स आ गए, एंड जो स्मॉल फार्मर्स है उनके लिए इजी एक्सेस के लिए कि आसानी से वो एक्सेस कर सके लोन को, तो वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड अदर एनजीओज जो है वो भी हेल्प आउट करने के लिए आगे आए। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एंड इसकी जो एक्सरसाइज है ऑलरेडी मैं इसके वीडियो एक्सप्लेनेशन वाले एक्सरसाइज को भी मैं एक्सप्लेन करके ही अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो कीवर्ड्स है, कहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको लर्न करना है, वो भी आपको एक आइडिया मिलते जाए। बाकी तो नोट्स तो आपको रेफरेंस बुक्स में भी मिल जाते हैं, राइट, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। तो मेरा जो मोटो है, एम है कि भाई मैं आप लोगों तक एक्सप्लेनेशन पहुँचाती रहूँ ताकि आप लोगों को आपके स्टडीज़ में कोई डिफिकल्टीज नहीं आए। और इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो वीडियो है अपने तक सीमित नहीं रखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनको भी हेल्प हो और वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है चैनल को। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू आर डियर स्टूडेंट्स।